आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, इनमें से सवृत्त स्वर कौन सा है? ओ, बड़ी ई, औ या अ? आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से सवृत्त स्वर कौन सा है। तो सवृत्त स्वर होता है बड़ी ई, यानी बड़ी ई जो है ना ये सवृत्त स्वर होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सवृत्त स्वर होते कौन से हैं वो भी जान लीजिए। छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सवृत्त स्वर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? अतिशयोक्ति ये सही हो जाएगा, मरीचि ये भी सही हो जाएगा, निरुधि ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? देखिए यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। वर्तनी भी कह सकते हैं, शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। ध्रुवी संधि, ध्रुवी संधि ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा चौथा प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पशु, घर, नदी या नर्मदा? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए नर्मदा जो है ना गाइस ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर टी के साथ में। जातिवाचक संज्ञा को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाम बोधक क्रिया, प्रयाणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या सहायक क्रिया? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा प्रश्न हमारा, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिले, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आसन्न भूतकाल। सत्संग में आप आशा लगाकर बैठते हैं जिससे आपको मन को शांति मिलती है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ना कोई ट्रिक लगती है ना उसकी कोई परिभाषा होती है। आपने प्रश्न को पढ़ा और आपने ऑप्शंस को पढ़ा और आंसर तुरंत निकल आता है। अब जैसे कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। जब आप सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में आप आसन लगाकर बैठेंगे, आसन लगाने के बाद आप भगवान को याद करेंगे तब आपको मन को शांति मिलेगी। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्य होगा, चार होगा, अति होगा या अत होगा? तो जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? अति धन आचार। तो अति जो है ना गाइस ये आपकी संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आठवां प्रश्न है गाइस कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? पूर्णिमा, प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष या प्रज्ञा? अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है,
नवा प्रश्न हमारा, सहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। सहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो सहचर्य का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अलगाव। इसे आप अलगाव कह सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर टी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि कदर्प, पंचशर और पुष्धन्वा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कामदेव, गौरीसुत, वंशीधर, यक्षराज। तो ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। कंदर्प हुआ, पंचशर हुआ, पुष्धन्वा हुआ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 11वां प्रश्न हमारा है कि अनूढ़ा शब्द, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा, 20 से छोड़कर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, 4 और 5 को सिर्फ 2-3 दिन बचे हुए हैं, रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न है अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बालिका, युवती, पौड़ा या कुमारी। तो अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों कुमारी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। जलाधिप जो है ना गाइस, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए जलाधिप जो है ना, ये वरुण का पर्यायवाची शब्द होता है, बल्कि जलधि हुआ, जलधाम हुआ, जलनिधि हुआ, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 13वां प्रश्न है कि अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ अनभिज्ञ का सही अर्थ क्या होता है? इसे आप क्या कहेंगे? जानकार, ना जानकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि जहां जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिगम, अगम्य, निर्गम, सुगम। जहां जाया ना जा सके, तो जहां जाया ना जा सके उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगम्य। उसे क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 15वां प्रश्न है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। जिसे बुलाया ना गया हो, तो गाइस जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम क्या कहते हैं? जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम कहते हैं अनाहुत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होता है? कोणार्क का संधि विच्छेद होता है कोण धन अर्क। क्या होता है? कोण धन अर्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोणार्क में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो कोणार्क में प्रयुक्त संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है मतैक किस संधि का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। मतैक किस संधि का उदाहरण? तो मेरे प्यारे साथियों मतैक जो है ना, ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब जैसे कि आपको पता चल गया कि मतैक में वृद्धि स्वर संधि होगी, ये तो आपको पता चल गया। तो वृद्धि स्वर संधि कैसे होगी? सबसे पहले आप मतैक की संधि कर लीजिए। तो मतैक की संधि क्या होती है? मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। ठीक है, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ और इसको मान लिया जाएगा ए। तो छोटा आ प्लस ए मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस ए मिलकर बना जाके अय। तो अय नियम के अनुसार किस में आता है? वृद्धि स्वर संधि में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुप्रिय। हर रोज, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद वो ट्रिक आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हर आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, ये ना से नल है। ठीक है, ना, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ,
भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर होता है आपका अव्ययीभाव समास। तो हर रोज में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग का शब्द देखिए, हर लगा, देखिए हर लगा है, या हर हुआ, यथोचित, हर रोज से, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। एक शब्द के कई समास होते हैं। अब जैसे कि हर दिन हो गया, जैसे कि हर रोज हो गया, तो स्टार्टिंग का शब्द आपको देखना है और आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो हर रोज में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? गोबर गणेश, गोबर का गण, कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, गोवर्ण के गणेश, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो समास होगा? यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों करण तत्पुरुष, क्योंकि गोबर अलग है, गणेश अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? गोबर गणेश। और गोबर का गणेश, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, यानी गोबर के गणेश, यानी गोबर के गणेश, क्योंकि कर्ता ने कर्म को का, गोबर का गणेश तो होगा नहीं, गोबर के गणेश, यानी गोबर के कई गणेश होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा करण तत्पुरुष के साथ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9, 7, 4 या 8? आचार्य भरत ने रसों की संख्या कुल कितनी मानी है? 8 मानी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ये तो आपको पता चल गया कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कुल 8 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, भीभत्स और अद्भुत, ये 8 रस हैं, इनकी संख्या कुल 8 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास सदिति निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हो जाएगा श्रुत्यनुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां प्रश्न क्या है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, गंगा नहाना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इंटरमीडिएट में आप पास हो गए, आपको लग नहीं रहा था कि आप पास हो जाएंगे, यानी आपने गढ़ जीत लिया, आपने यानी गढ़ जीत लेना, यानी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 23 से 25 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम में हिंदी से 4 से 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं। ये नंबर आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं और आप कटाव के दायरे में आ सकते हैं। को गद्यांश को करने का तरीका क्या? सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 23 से 25 निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? यानी कि जो गद्यांश आप देख रहे हैं, आप गद्यांश भी कह सकते हैं, पद्यांश भी कह सकते हैं। ये पद्यांश जो है किस पर आधारित, इसका शीर्षक क्या रहेगा? संकट के बादल, वीर, कठिन पथ, उपयुक्त में से कोई नहीं, वीर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं या गाते हैं? वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? गाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां प्रश्न देखेगा, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते हुए, छिपते हुए, मुस्कुराते हुए, उपयुक्त में से कोई नहीं। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? तो वीर सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
चलिए कुछ प्रश्न जो हैं यूपी जीके के देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या हरदोई? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 27वां प्रश्न क्या है? 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 59.26%, 77.3%, 69.72%, 60.34%। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 28वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 28वां प्रश्न देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? जैन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस 29वां प्रश्न देखिएगा। 29वां प्रश्न क्या है? 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? 914, 902, 927, 940। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%, 50%, 45% या फिर 51%। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 48%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 31वां प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है? 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1981 से 91 में, 1991 से 2001 में। तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1991 से 2001 में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 32वें प्रश्न की बात करेंगे। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1981 से 91 में, 1991 से 2001 में। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी 1991 से 2001 में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 33वां प्रश्न देखिएगा। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1991 से 2001 में, 1981 से 91 में। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई है 1991 से 2001 में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक साक्षरता है? देवरिया में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में, ललितपुर में। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक साक्षरता है सोनभद्र में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या? 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, वाराणसी, आगरा। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 36वां प्रश्न। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर या लखनऊ? तो 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 37वां प्रश्न है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? 836/1000, 912/1000, 998/1000, ये थोड़ा जीरो लगा लेना, 950/1000।
इसमें भी 1000 कर लेना, 2 जीरो जो हैं वो गायब हो गए हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 912 पे प्रति 1000, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 38वां प्रश्न हमारा 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गोवंश। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? गाजियाबाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 39वां प्रश्न 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख? 2011 के अनुसार जनसंख्या में सिख समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 40वां प्रश्न क्या 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर या वाराणसी? 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है कानपुर नगर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या इटावा? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 42वां क्वेश्चन देखेगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? गोवंश, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। तो वी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम होगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 44वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सुगा 44वां प्रश्न देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला और तीसरा ये जो 2 कथन है ये सही हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 45वां प्रश्न हमारा है गाइस कि 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? 912, 902, 916 या 899? 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की जो संख्या है कुल 902। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.46%, 17.69%, 22.19%, 20.22%। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.22%। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 2011 के अनुसार जनसंख्या घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कोड चुनें। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। व्यवस्थित कैसे करना है? प्रयागराज पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ। 48वां क्वेश्चन देखेगा। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या औरैया? 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता उच्चतम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं? इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनने को कहा गया है। 2011 के अनुसार सही कूट का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी दूसरा और चौथा, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, ये सही हो जाएगा। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में या रामपुर में? 2011 के अनुसार प्रदेश के रामपुर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या गाजियाबाद? प्रयागराज जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है ना गोवा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 54 क्वेश्चन देखेगा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है 5, 7, 10 या 11? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है कुल 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर? 2011 के अनुसार महोबा जो है ना ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है 18.5%, 32.7%, 30.2%, 32.9%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत लगभग होता है 32.9%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर टी के साथ में। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? तत्सम तद्भव के बारे में मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि युग्म त्रुटिपूर्ण है तत्सम तद्भव में, उट्र उट ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में सही त्रुटिपूर्ण है। सही त्रुटिपूर्ण वाले शब्द की पहचान करनी तत्सम तद्भव की। पर्यक, पटरी ये त्रुटिपूर्ण वाला शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीमा कुत्ते से डरती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। अब इसमें जो मेन कॉमन वो है से। सीमा कुत्ते से डरती है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो से किस में आ रहा है? अपादान में आ रहा है, अपादान से। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। सीमा कुत्ते से डरती, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न, ए राकेश यहां आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहां आओ, इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या करण कारक? संबोधन हे अरे ओ, ए हरे ओ संबोधन में आता है। पढ़ के देखिए, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन हे अरे ओ। तो ए किस में आता है? इसमें जो मेन कॉमन है ना, मेन कॉमन वो है ए। तो ए किस में आता है?
ए आता है संबोधन कारक में। पढ़कर देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, क्योंकि कारक से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विनायक जो है ना, ये हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं, क्योंकि विनायक जो है ना, ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पवन सुत हुआ, मारुति नंदन हुआ, ये हनुमान के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शार्दूल, उरंग, विहग या वृंत? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है विहग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तनय सुत आत्मज, तनय सुत आत्म विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। पुत्र के होंगे, पुत्री का होगा, भाई या पिता। तनय सुत आत्मज ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो गाइस ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 64 क्वेश्चन क्या है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। दुष्कर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? दुष्कर में हो जाएगा दुष। दुष जो है आपका स्टार्टिंग का शब्द जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय। तो दुष्कर में दुष आपका उपसर्ग हो जाएगा। 67 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? विष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किस शब्द? निर्जीव, इसमें भी हुआ है। निर्धन, 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 निरोग, कोई नहीं, किसमें हुआ है? इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग या कोई नहीं? तो चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो ये देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों में, तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है बोल। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से जाइए। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।